नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पेनी पॉकेट्स में। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि पिछले 3 दिनों से जो मार्केट लगातार गिरता जा रहा है। जो पहला दिन था वहां पे 300 पॉइंट मार्केट गिरा, दूसरे दिन 500 पॉइंट और आज के दिन भी हमने लगभग 300 से 325 पॉइंट की गिरावट देखी है। हालांकि उसमें थोड़ा बहुत सुधार जरूर आया है, लेकिन अगर हम पिछले 3 से 4 सेशन की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी 50 कम से कम 900 पॉइंट से ज्यादा गिर चुका है। और अपने ऑल टाइम हाई 26,230 के लेवल पे हम बात करें तो वहां से 10 से 12% की अभी भी गिरावट है, जहां पे 2300 पॉइंट तक की गिरावट के साथ इस वक्त निफ्टी 23,900 के लेवल पे सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। हालांकि 24,000 का जो लेवल टूटा है, इसके बाद जो अभी 23,900 के लेवल पे सस्टेन कर रहा है, तो ये एक गारंटी की बात नहीं है कि यहां से अब मार्केट उठेगा या यहां पे ही कंसोलिडेट करता रहेगा, क्योंकि एक लेवल टूटा है तो उसके बाद और भी ज्यादा गिरावट संभव होते हुए दिख रही है। हालांकि ये जो गिरावट थी, इसका अंदेशा पिछले 3 दिन से इसलिए लगाया जा रहा था क्योंकि अमेरिका में होने वाला जो यूएस फेड का जो मीटिंग है, उसमें ये निकल के आना था कि फेडरल रिजर्व क्या अपने ब्याज दरों में कटौती करेगा। हालांकि ये क्लियर था कि ब्याज दरों में कटौती जरूर होगी, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा था कि कम से कम 0.50 बेसिस पॉइंट का ये कम करेंगे अपना फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट। लेकिन यहीं पे अमेरिका फेडरल रिजर्व का जो इंटरव्यू आया, वहां पे उन्होंने 0.25 का किया, मतलब अनुमान से 0.25 कम किया। इसके वजह से मार्केट में ये जो गिरावट है वो देखी गई। हालांकि ये सिर्फ गिरावट इसी कारण से नहीं थी, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा कि जो मार्केट की अनस्टेबिलिटी है और जो इन्फ्लेशन है वो आने वाले समय में हम कंट्रोल करते हुए दिखेंगे। इसका मतलब ये भी निकल के आता है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन जो अभी चल रहा है ये भी कंटिन्यू रहने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े रहने वाली है और अनस्टेबिलिटी जो मार्केट में बनी है वो पूरी तरीके से यही दिखाती है। क्योंकि उनके S&P 500 में एक चीज आप देखेंगे तो एनवीडिया जैसा स्टॉक जिसने मल्टीबैगर रिटर्न वहां दिया है और सबसे बड़ा वो मार्केट कैप के साथ उभर के आया है, उस कंपनी के अलावा उनके इंडेक्स ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। वैसे ही नेस्डेक की बात करें तो टेस्ला और फेसबुक, अमेजॉन जैसे ये जो ग्रेट प्लेयर्स हैं, इनकी ही स्टॉक ज्यादा चले हैं। मतलब हम इंडिया के तर्ज पे अगर अमेरिका का इंडेक्स देखें तो वहां पे सिर्फ लार्ज कैप कंपनियों ने ही कमाल करके दिखाया है और उसमें भी कुछ गिनी चुनी कंपनियां हैं, उनके वजह से ही इंडेक्स भाग रहा है। बाकी के निचले स्तर पे उनका जो मिड कैप और स्मॉल कैप है, वहां पे प्रॉब्लम एज इट इज बना हुआ है। अगर उसी आधार पे हम इंडिया का इंडेक्स देखें तो काफी ज्यादा सही तरीके से इंडिया का इंडेक्स चल रहा है। इस समय पूरे ग्लोबल इंडेक्सेस में 15 से 18% तक की एक गिरावट देखी गई है, जहां पे इंडिया के इंडेक्सेस की हम बात करें तो पिछले 2 महीने में सिर्फ 11 से 12% ही टूटा है और उसमें भी कई बार ऐसी रिकवरी और ऐसी तेजी हमें देखने को मिली है। इससे मार्केट में ये क्लियर होते दिख रहा है कि आने वाले समय में मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को अचीव करेगा और वहां से नए हाई की तरफ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो गोल्ड का बढ़ता हुआ रेट है और उसमें जो डॉलर का जो बढ़ता हुआ प्राइस है, ये दोनों ही इन्फ्लेशन को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अब यहाँ पे बात आ गई, जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं उन लोगों को मार्केट में क्या करना है। क्योंकि नए इन्वेस्टर्स का जब उन्होंने मार्केट में एंट्री लिया तब से ही देश में इलेक्शन, वहां पे मार्केट गिरा। उसके बाद से ये जो निफ्टी में जो क्रैश आया 12% का, ये उनको देखने को मिला है और अब जाकर के अभी भी निफ्टी अच्छा रिटर्न नहीं दे पाया है। और जो बड़े और मिड कैप स्टॉक्स थे और जितने भी स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स थे, इन सब में काफी ज्यादा गिरावट हुई है। सारे ऐसे स्टॉक्स है जो अपने ऑल टाइम हाई से जो जनवरी का लो है वहां पे ये वापस आ गया। मतलब एक साल में जितना भी रिटर्न दिया था स्टॉक्स ने, ये वापस अपने जो एक साल का लो है वहां पे आते हुए दिख रहे हैं। कई स्टॉक्स में 40% 30% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे सिचुएशन में जो नए स्टॉक्स और तो ऐसे सिचुएशन में जितने भी नए इन्वेस्टर्स आते हैं, इनका जो मोटिवेशन है ये काफी डाउन हो जाता है। इनका जो एसेट्स एलोकेशन है वो काफी खराब होता है और पोर्टफोलियो पूरा रेड जोन में चला जाता है। देखिए, आप मार्केट में कोई सी भी स्ट्रेटेजी लगाएं, चाहे आप 1 साल पुराने हो या 3 साल पुराने हो। हालांकि मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स जितने पुराने होते हैं, इन सबको पता है कि हजारों तरह का फॉर्मूला लगा के कोई खास फायदा नहीं होता। एक ही फॉर्मूला है जो काम आता है, वो सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए है, जो कि लॉन्ग टर्म का फॉर्मूला है। आप लॉन्ग टर्म में अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स पकड़ के बैठेंगे, अच्छे सेक्टर के स्टॉक्स पकड़ के बैठेंगे और खास करके उन सेक्टर्स का जिनका आने वाले 5 साल 10 साल में डेवलपमेंट होना तय है, जिनके अंदर इंप्रूवमेंट और ग्रोथ की स्ट्रेटेजी बनी हुई है, आप उन स्टॉक्स को पकड़ेंगे जो कि फंडामेंटल अच्छे हैं। ऐसे ही कई सिचुएशंस ऐसे आते हैं जहां पे मार्केट में लोग इन्वेस्टर्स गिव अप करते हैं या फिर अपना शेयर सेल करके निकलते हैं या फिर घाटे में निकलते हैं। लेकिन एक चीज आप समझिए कि जब जब मार्केट डिप करता है, डाउन आता है, नीचे की तरफ गिरता है, वहां से मार्केट वापस रिकवर होता है।
कई बार शेयर्स के प्राइस नीचे आ जाते हैं, वहां पे लोग सेल करके निकलते हैं, लेकिन क्या यही शेयर्स के प्राइस ऊपर नहीं आते हैं? यहाँ पे मैं जिस भी पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ वो सारे फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स के बारे में बात है, यहाँ कोई पेनी स्टॉक्स के बारे में बात नहीं हो रही है। आप इस चीज को समझ के देखिए कि बहुत लोग साल भर का मेहनत करके अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट करते हैं, बस वो अपने पोर्टफोलियो को या तो इसलिए सेल कर देते हैं या फिर उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि उनका पैसा जो है उनका पोर्टफोलियो रेड लाइन पे होता है, वो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जो होती है वो काफी कम हो गई होती है। लेकिन एक चीज आप समझ के देखिए, मार्केट एक ऐसी चीज है जो हो सकता है एक साल में कोई रिटर्न ना दे, 2 साल ना दे, लेकिन उसके बाद जब उसमें एक बुलिश मूवमेंट आता है तब वो सारे पीछे के 3-4 सालों का जो रिटर्न है वो एक साथ दे देती है। वही चीज पर्टिकुलर इक्विटीज और स्टॉक्स में होता है। लेकिन जब आप अपना पोर्टफोलियो खुद क्रिएट करते हैं तो उसे भी एसआईपी मोड में करना चाहिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड में होता है। जब म्यूचुअल फंड में आदमी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू, मतलब एसआईपी के थ्रू अगर इसमें इन्वेस्ट कर सकता है तो क्यों ना इक्विटी में भी करे। आजकल तो जो डीमेट अकाउंट्स है वो आपको फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि आप स्टॉक एसआईपी करें, मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक जिसपे आपका टाइम होराइजन अगले 5 साल से 10 साल का है या 3 साल का है, आपका व्यू है कि मैं इस पर्टिकुलर कंपनी के इस स्टॉक को लेके बैठूंगा और अगले 5 साल तक इसमें मुझे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है, तब ये मुझे क्या रिटर्न देता है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये काफी ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है। और कभी भी आप अपने सारे पैसे एक साथ एक स्टॉक में ना डालें। हमने कई बार अपने वीडियोस में ये चीज कहा है और हमने हर वीडियोस में ये मेंशन करते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पस सिर्फ लॉन्ग टर्म का ही होना चाहिए, वहीं आपको कोई एक अच्छा रिटर्न और अच्छा एक इनपुट निकल के दिखेगा। क्योंकि स्टॉक एसआईपी कर देने से आपको हर एक टाइम हॉरिजन में, हर एक मार्केट के डेप्थ में गिरते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे एक फायदा ये होता है कि आप हर मार्केट के गिरते हुए स्तर में जब एसआईपी करते हैं, पर्टिकुलर स्टॉक्स को खरीदते हैं, अगर आपकी एवरेजिंग बाइंग उस स्टॉक के प्राइस से ऊपर थी, मतलब स्टॉक टूटा हुआ है, तो वहां तो आपकी एवरेजिंग प्राइस एडजस्ट होगी। और अगर आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें आप पहले से 1-2 साल पहले से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, अब उसका जो आपकी बाइंग थी उससे काफी ऊपर है, लेकिन आपको उसमें एक पोटेंशियल दिखता है कि आने वाले समय में ये और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, तो वहां पे आपको फिर भी स्टॉक एसआईपी करनी चाहिए। उस स्टॉक में टाइम टू टाइम कुछ पैसे डालने चाहिए, भले एवरेजिंग प्राइस ऊपर आए, उससे क्वांटिटी बढ़ती है, स्टॉक में आपका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है, आपका एसेट्स एलोकेशन बढ़ता है। और जब वो स्टॉक अपने प्राइस से ऊपर जाता है तब आपको जो प्रॉफिट होती है, आपका जो रिटर्न होता है वो काफी ज्यादा अच्छा निकल के आता है। यहाँ पे इन्हीं सब छोटे छोटे चीजों के वजह से आपकी जो पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ है वो बढ़ते जाती है। पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चर हमेशा करना चाहिए, मतलब आपके पास 10 से 15 स्टॉक्स है तो हमेशा आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने या जब मार्केट की गिरावट हो तो वहां आपको देखना चाहिए कि कहीं एक गलत स्टॉक तो आपने नहीं लिया है, उसको उस पोर्टफोलियो से निकालना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जिसके वजह से आप अपने पोर्टफोलियो को ठीक से मैनेज कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज है यहाँ पेशेंस रखना। पेशेंस ही आपको पैसा बना के देता है। अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स रखे हैं और मार्केट का टाइमिंग गलत चल रहा है, इस समय स्थिति चल रही है, चाहे वो इकोनॉमिकल कंडीशन से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से हो या फिर ग्लोबल न्यूज़ेस पे हो, ग्लोबल सिनेरियो, ये सारे चेंजेस होते रहते हैं, अप डाउन आता रहता है। इस समय ग्लोबल मार्केट में हर देश में पैनिक की ही सिचुएशन है, लेकिन हमारे इंडिया में ये अच्छी पोटेंशियल है कि ये एक डेवलपिंग कंट्री है, ये अभी अपने ग्रोथ पे पहुंच रहा है और आगे आने वाले टाइम में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। चाहे आप जिस सेक्टर में देखें, चाहे वो पावर में हो, रेलवे में हो, रिन्यूएबल एनर्जीज में हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आईटी सेक्टर पूरा आ रहा है, इस समय जितने भी सेक्टर्स हैं वो सब अपने पीक से काफी ज्यादा नीचे हैं। वो इसलिए नीचे नहीं है क्योंकि इनके अंदर कोई दिक्कत है, वो इसलिए है क्योंकि वैल्यूएशन ज्यादा हो गया था, सब अपने पीक पे बैठे थे, तो एक बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और बाकी के जो ग्लोबल सिनेरियो है इन सबको देखते हुए ही इनके अंदर एक करेक्शन आया है। तो आने वाले समय में ये चीजें ऊपर की तरफ ही जानी है। आज हम अगर 2024 के एंड में बैठे हैं तो आपको एक टारगेट लेना ही पड़ेगा कि 2025 के एंड तक आप अपने पोर्टफोलियो को कहां देखना चाहते हैं, क्योंकि 2025 के एंड तक आप जो आज इन्वेस्टमेंट करते हैं वही एक साल में अच्छा रिटर्न बना के देगा। एक बार किसी शेयर के ऊपर आ जाने के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखना, वो आपको आगे और 2-4 साल धक्का देता है, जिसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो बने रहती है, लेकिन इसमें आपका खर्चा होता है टाइम में। जो टाइम है और जो रिस्क है ये एक गोल्ड की तरह है, क्योंकि गोल्ड खरीदना एक टाइम में आप पे आसान हो जाएगा, लेकिन ये चीजें आपने देखा और आप इस चीज को समझ पाए होंगे कि मार्केट में सबसे पहला स्टेप यही है कि इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, जो कि नहीं करके जो रिस्क मिलेगा इससे अच्छा है इन्वेस्टमेंट करके रिस्क लेना, क्योंकि वहीं से रिस्क ही आपको गेन देता है। लेकिन एक चीज,
अपने जो रूल है, अपने प्रिंसिपल्स हैं, उसमें आप बना के रखिए कि आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स में करेंगे। उसके बाद जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपके टोटल एसेट्स एलोकेशन का 10-10% करके आप बार बार करेंगे। मतलब हर एक स्टॉक को जब आप चूज करते हैं तो 100 रुपए में से पहले 10 रुपए उसमें आप लगाएंगे और हर एक डिप में, हर एक परसेंट, 10% की गिरावट पे, 5% की गिरावट पे आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। और हर एक वो स्टॉक जो आपने महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर पहले लिया है और वो आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है, कंपनी का टाइम टू टाइम आप डिटेलिंग एनालाइज करेंगे, हमारी वीडियोस देखेंगे जिसमें हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और मेरे चैनल पे और भी आपको फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे जिसपे आप अपना इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, उसे आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो यहाँ पे जब कोई अच्छा शेयर आपको अच्छा रिटर्न दे रहा होता है, वो कंपनी अच्छी चल रही होती है, इसके प्रॉफिट, रेवेन्यू और अदर चीजें जितनी है वो बढ़िया है, उसका आगे का इन्वेस्टमेंट प्लान और विजन काफी अच्छा है, तो उसमें भी टाइम टू टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए उस स्टॉक में जो आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है। और वो स्टॉक जो अभी आपने इन्वेस्ट किया लेकिन आपका जो एनालिसिस है और आपके जो स्टॉक परफॉर्मेंस है वो आगे आने समय में अच्छा दे सकता है, आपको इन दोनों को ही साथ लेकर के चलना है, क्योंकि यही चीजें आपको आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न देके जाएंगी। और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जरूर करें, चाहे वो सेक्टोरल फेज में हो या फिर म्यूचुअल फंड में हो या फिर जो बॉन्ड्स होते हैं, या अगर आप बॉन्ड्स नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत ईटीएफ में जरूर पैसा लगाएं, मतलब इंडेक्सेस में लगाएं। तो क्योंकि यहीं से जब आप अच्छा रिटर्न जनरेट करेंगे तो उस प्रॉफिट से, उस पैसे से आप गोल्ड खरीद सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, अदर चीजें। क्योंकि गोल्ड सिल्वर में आप अभी से पैसा लगाएंगे, वो जितना रिटर्न देगा उसके बाद उसी पैसे से आप फिजिकल चीज खरीदेंगे तो वो उतना रिलायबल नहीं होगा। इससे अच्छा आप जिस चीज से, जितने पैसे से गोल्ड लेना है, वो पैसा आप किसी स्टॉक या ईटीएफ में लगाएं। ईटीएफ से आपको ज्यादा हेल्पफुल करेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आप समझ करके अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं, अपने अंदर पेशेंस ला सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि डिसीजन मेकिंग की जो कैपेसिटी है वो आप बना सकते हैं। क्योंकि मार्केट को सिर्फ इन्हीं 3 चीजों की जरूरत होती है कि टाइम, पेशेंस और गुड डिसीजन। यही 3 चीजों की मार्केट को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो दोस्तों, अच्छे और फंडामेंटल स्टॉक्स के लिए आप हमारे वीडियोस जाके देख सकते हैं चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। नमस्कार।